हाय गाइस, वेलकम बैक। तो ये हम लोग का पार्ट 2 है। मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वैसे 100 नोट्स बनाऊं, तो आई विल बी टीचिंग यू थ्रू द मटेरियल एंड जहाँ जहाँ पे भी मैं हाईलाइट करूँ वो वाले पॉइंटर्स आप ध्यान में रखना। उन पॉइंटर्स को एक दो बार आप रीड करके चले जाना एंड देन अपनी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम हॉल में लिखाना। तो जैसे हमने बोला, पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो फेमिलियर मॉडल है, मतलब जो अभी चलता आ रहा है मॉडल है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वो सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी थी। अब क्या है, देवराज रे से अपना मॉडल एक डेवलप करते हैं जो बेस्ड ऑन रियलिटी है। ओके, सो यही चीज़ है जो हम यहाँ पे अब देखना चाहते हैं। तो उसके लिए बेसिक मॉडल के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली आपको कैपेसिटी कर्व देखते हैं क्या होता है, देन विल सी पीस रेट्स, देन हम लोग इससे हम लोग हेल्प करने में कंस्ट्रक्ट करेंगे हमारा एक फिर हम देखेंगे लेबर सप्लाई कर, एंड इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके विल कम अप विद दिस पर्टिकुलर मॉडल। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन हम लोग हमारा इक्विलिब्रियम देखेंगे। ये वाले पॉइंटर्स अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा कैपेसिटी कर्व क्या होता है, हम लोगों को एक रिलेशनशिप बनाना है बिटवीन न्यूट्रिशन एंड वर्क कैपेसिटी, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटी कर्व। एक तरीके से अगर आपका न्यूट्रिशन बेटर होगा तो आपकी वर्क कैपेसिटी अच्छी होगी। एंड न्यूट्रिशन आप अच्छा ले पाते हो, उसका एक मेजर डिटर्मिनेंट है आपकी इनकम। अगर एक पर्सन पुअर है तो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत हैम्पर करता है, बट अगर यही एक पर्सन की इनकम हायर है, मतलब कि अगर वो रिच है, तो उसका न्यूट्रिशन लेवल हाई रहता है। ये तो बेसिक सी चीज़ आपको पता ही होगी। क्योंकि अगर आप रिच हो तो आपके पास जो फूड, आप जिस तरीके का फूड इंटेक करते हो, बेटर क्वालिटी का फूड इंटेक करते हो आप, बेटर आपकी फूड में वैरायटी होती है। बट अगर आप पुअर हो तो आप बहुत ज़्यादा स्टेपल्स पर डिपेंडेंट होते हो एंड आपका फूड क्वालिटी, एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो यही बात हम यहाँ पे कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड वर्क कैपेसिटी को हम कैपेसिटी का देखते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सेस अगर आप देखोगे, एक सेकेंड रुकना, आई विल जस्ट ऐड सम कलर्स टू फेवरेट। हॉरिजॉन्टल एक्सेस को देखोगे, मतलब कि एक्स एक्सेस को देखोगे, तो हमने लेबर, उसको इनकम दिया है और हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम इनकम को न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करते हैं। यही चीज़ है, मतलब कि कैपेसिटी कर्व क्या है, दिस इज़ नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड वर्क कैपेसिटी। यही देवराज रे कह रहे हैं। एंड न्यूट्रिशन को मेजर करने का एक अच्छा इंडिकेटर है आपका इनकम लेवल। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि न्यूट्रिशन को मेजर करने की प्रॉक्सी हम लोग ले रहे हैं इनकम, बिकॉज ये डेटा बहुत इजीली अवेलेबल रहता है या बहुत रेडीली अवेलेबल रहता है। तो एक्स एक्सेस पे हमने इसलिए इनकम लिया, जो हम इम्प्लिसिट अजम्पशन मान रहे हैं कि इनकम इज़ कन्वर्टेड टू न्यूट्रिशन। नथिंग ऑफ सब्सटेंस इज लॉस्ट बाय, just a second, nothing of substance is lost by amending line to a more realistic situation, say 70% of income is spent on nutrition। तो यहाँ पे वो बस इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं कि यू कैन अज्यूम कि 70% इनकम आपकी फूड पे जा रही है, फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस पे आ रही है। आप इस तरीके से अमेंड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको और ज़्यादा रियलिस्टिक सिचुएशन दिखानी है। तो यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना चाहिए, कैपेसिटी कर्व इज रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड वर्क कैपेसिटी। हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमारी इनकम है, जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं, इम्प्लिसिट अजम्पशन है कि ऑल इनकम इज़ कन्वर्टेड टू न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का प्रॉक्सी मान लो इनकम है। नाउ वर्टिकल एक्सेस के अंदर हम लोगों ने हमारी लेबल करी है वर्क कैपेसिटी। एंड व्हाट इज योर वर्क कैपेसिटी?
total number of tasks an individual can perform during a given period. For example, number of bushel of wheat that he can harvest during a day. यही है ना कि आप कितना काम कर सकते हो. आप 10 घंटे काम कर सकते हो, आप 20 घंटे काम कर सकते हो एक दिन के अंदर में. वरना आप मान लो 100 kg वीट की हार्वेस्टिंग कर सकते हो एक दिन में. तो बहुत ज़्यादा बोल दिया. रियलिस्टिकली अगर मैं बोलूँ तो मे बी लाइक 10 kg वीट की या 20 kg वीट की आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो पर डे में. तो आपकी वर्क कैपेसिटी क्या है, राइट. तो यही चीज़ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको कही गई है. द कैपेसिटी कर्व इज़ फॉर्म्ड बाय लिंकिंग. तो अब देखो, कैपेसिटी कर्व इज़ फाउंड बाय लिंकिंग डिफरेंट न्यूट्रिशन और इनकम पॉइंट्स टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ वर्क कैपेसिटी दैट आर जनरेटेड बाय द इंडिविजुअल. तो आपका कैपेसिटी कर्व इस तरीके से दिखता है यहाँ से. इट्स मोर लाइक अ एस शेप कर्व. इट्स मोर लाइक अ एस शेप कर्व. सिंपल सा रीज़न है. देखो, अगर आपका इनकम लेवल कम है, आपका न्यूट्रिशन, आप पुअर हो यहाँ पे मान लो, तो आपका न्यूट्रिशनल लेवल पुअर होगा एंड आपकी वर्क कैपेसिटी कम होगी. फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आप रिचर होते जाओगे उस हिसाब से आपकी वर्क कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू गेट बेटर न्यूट्रिशन लेवल्स. यू हैव बेटर न्यूट्रिशन लेवल. इस कारण से आप जिस तरीके से कमाई बढ़ा रहे हो, आपकी न्यूट्रिशन लेवल बढ़ रहा है. सिंपल सी डायग्राम है, आप समझ सकते हो. इनकम कम, वर्क कैपेसिटी कम. इनकम ज़्यादा, वर्क कैपेसिटी ज़्यादा. एंड इस तरीके से रियलिस्टिक सिचुएशन में हमने इसको एस कर्व बनाना है. तो ये जो भी मैंने आपको मार्क करी है पॉइंट्स, ये आप अपने नोटबुक में लिखना चाहो या अपने बुक में मार्क कर लो. एंड ये आप इतना भी पढ़ के जाओगे, इनफ होगा एग्जाम से पहले. नाउ टू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द कैपेसिटी कर्व, रिकॉल दैट मोस्ट न्यूट्रिशन इनिशियली गोज इन मेंटेनिंग द बॉडीज रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म. अब ये जो पार्ट है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है वाई दिस पर्टिकुलर शेप. एक तरीके से तो आप इंट्यूटिवली याद रख सकते हो, कम इनकम तो कम वर्क कैपेसिटी, ज़्यादा इनकम तो ज़्यादा. बट इसका एक बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है वाई दिस शेप, एंड उसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी. वो क्या बोलता है कि देखो, जब आप खाना खाते हो, आपकी बॉडी की कुछ नेचुरल नीड्स हैं. पहले जो फूड का न्यूट्रिशन होता है उन नेचुरल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जाता है. एंड देन जो भी आपकी एक्स्ट्रा बची एनर्जी होती है उसको बॉडी स्टोर कर लेती है. यही तो होता है ना, यही तो होता है हमारी बॉडी के अंदर में. तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि देखो, फर्स्ट जो आपका न्यूट्रिशन होता है इनिशियली जाता है मेंटेन करना बॉडी का रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म. So work capacity in this region is close to zero and does not increase too quickly as the nutrition level changes. एक बार आपका रेस्टिंग फेज, तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ फेजेस अगर मैं लिखूँ तो दिस इज़ योर रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म फेज. However, there is a marked increase in work capacity with nutrition. Once the resting phase is taken care of, there is a marked increase. Initially ये आपका इधर ज़ीरो लेवल, ये वाला फेज़ आपका फेज़ 1 हुआ, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म फेज़. क्योंकि आप जिस हिसाब से, अगर मैं इसको न्यूट्रिशन की टर्म्स में देखूँ, अभी आप इनकम वाला लेवल छोड़ दो, मान लो आपका इनिशियल, आपने खाना खाया, इनिशियल इतना न्यूट्रिशन लेवल लिया, तो वो तो आपका रेस्टिंग, आपकी बॉडीली नीड है. रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेस्टिंग फंक्शन ऑफ बॉडी में जा रहा है, तो आपकी वर्क कैपेसिटी इतना नहीं बढ़ेगी. फिर जब आप और न्यूट्रिशन लेते हो,
जब आप अपनी जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसके बियॉन्ड जाते हो, मतलब जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसके बियॉन्ड नहीं बोल रही मैं, आई एम ट्राइंग टू से कि जितना बॉडी की जो रेस्टिंग नीड के बियॉन्ड जाते हो, रेस्टिंग नीड्स के बियॉन्ड जाते हो, तो आपका एक मार्केट इंक्रीज दिख रहा है। देखो ये आपको अपस्टिक दिख रहा है, राइट, यहाँ पे आपको इंक्रीज दिख रहा है। फिर जब आपका ये फेज भी ख़त्म हो जाता है तब आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला कॉन्सेप्ट लगता है। लास्ट फेज में आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जब नेचुरल बॉडी लिमिट्स रिस्ट्रिक्ट द कन्वर्जन ऑफ इंक्रीजिंग न्यूट्रिशन इनटू एवर इंक्रीजिंग वर्क कैपेसिटी। आप ऐसा नहीं है कि खाते जाओगे और आपकी वर्क कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी बॉडी, मैं अभी आपको ये बोल रही हूँ कि ये वाला कर्व समझने के लिए 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। एक आप इनकम के तरीके से भी समझ सकते हो, जो मैंने बताया, कम इनकम कम वर्क कैपेसिटी, ज़्यादा इनकम ज़्यादा वर्क कैपेसिटी। दूसरा आप न्यूट्रिशन के बेसिस पर भी समझ सकते हो इस डायग्राम के कर्व को। न्यूट्रिशन के बेसिस पर ही मैं आपको अभी ये एस कर्व का समझाना चाह रही हूँ कि फेज़ 1 ये है, फेज़ 2 ये है। पहले तो भाई रेस्टिंग नीड्स में जाएगा, फेज़ 2 है एकदम से मेरा बढ़ेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि ये आपका फेज़ 3 मान लो, ये हल्का सा ऐसे डिप होगा, ये आपका फेज़ 3 है, दैट इज़ यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ा दोगे, दैट डज नॉट मीन कि आपकी वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके, सो यहाँ पे थर्ड फेज में दिस इज़ द शेप। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए you remember what is on the x-axis, what's on the y-axis, and what is the shape of the curve. Okay, what is the shape of the curve? This is all that you need to know. Okay, because ये वीडियो बहुत सारे बच्चे बाद में भी देखेंगे, तो दे शुड हैव कंप्लीट क्लैरिटी कि ये कैपेसिटी कर्व ऐसे क्यों बना। एंड जिनका एग्ज़ाम बहुत नियर आ रहा है वो आप इतना पॉइंट्स आप याद करके जाओ। तो कैपेसिटी कर्व का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। नाउ पीस रेट, इनकम डिटरमाइन कर रही है वर्क कैपेसिटी, बट वर्क कैपेसिटी डिटरमाइन करता है इनकम एज वेल। यही तो बात है। अगर आपकी इनकम वर्क कैपेसिटी डिटरमाइन कर रही है कि इनकम ज़्यादा है, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है, वर्क कैपेसिटी ज़्यादा हो रही है, तो उसी तरीके से अगर आप वर्क ज़्यादा करते हो, आपकी वर्क कैपेसिटी ज़्यादा है काम करने की, तो ऑब्वियसली बात है आप अपने पीस रेट्स ज़्यादा कमाओगे पर आवर। पीस रेट क्या होता है? पर आवर, आपने आवर काम ज़्यादा करा तो पर आवर जो भी रेट हो टाइम्स नंबर ऑफ आवर आपका टोटल वेज बनेगा। आपके आवर बने तो इस तरीके से आपका टोटल वेज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं हम अब पीस रेट के थ्रू। तो लेट अस ट्राई टू कैप्चर दिस सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। ये बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पर। तो ये वाला जो कैपेसिटी कर्व है ये कैप्चर कर रहा है आपका रिलेशनशिप बिटवीन वर्क कैपेसिटी एंड इनकम। एंड यहाँ पे हम लोग यही रिवर्स मैनर में कैप्चर करेंगे पीस रेट के थ्रू। लेट अस ट्राई टू कैप्चर दिस इन सिंपलेस्ट ऑफ वे। Imagine that income are generated by working in labor market where piece rates are paid. This is payment on the basis of tasks completed such as 10 rupees per harvested bushels, 100 pesos पर, यही जो भी मैंने आपको बताया, ₹10 पर आवर, ये एक पीस रेट हुआ। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे दिया है आपको, ₹10 पर हार्वेस्टेड बुशल, ये भी एक पीस रेट है। तो मतलब कि जितने आप हार्वेस्टेड बुशल करोगे टाइम्स इसका पीस रेट, उतना आपका वेज बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वो बोलते हैं कि 100 पेसोस पर एकड़ वीडेड, ये आपका एक पीस रेट है। तो दिस इज द एग्जाम्पल, नथिंग बट दी एग्जाम्पल ऑफ पीस रेट। Piece rates have an easy pictorial representation along the same axis used for figure 13. ये तो यही आपके एक्सेसेस हैं, वेज एंड वर्क कैपेसिटी
वर्क कैपेसिटी एंड इनकम, एंड पीसी रेट क्या होगा. इट्स मच ईजियर टू रिप्रेजेंट. बहुत सिंपल मैथमेटिक्स अभी बताती हूँ मैं आपको, एक बार कंप्लीट रीड कर ले. तो इफ़ इनकम इज पेड पर यूनिट ऑफ टास्क ₹10 per bushel harvested, then we see that there is a relationship between number of tasks that are performed, bushel harvested, and total income. Obvious relationship. A piece rate then appears as a relationship between number of tasks performed and the total इनकम ऑफ अ पर्सन. तो पीस रेट कुछ भी नहीं है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म एंड टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन. इस तरीके से कैपेसिटी कर्व, रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड वर्क कैपेसिटी, ये रिलेशनशिप है. नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म एंड टोटल इनकम. नाउ इज सुपर. अब सिंपल सी बात है, अब ये आपको कैसे, अब ये चीज़, ये रिलेशनशिप आप कैसे डिपिक्ट करोगे. स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही तो आप डिपिक्ट करोगे रिलेशनशिप बिटवीन योर वर्क आउटपुट एंड टोटल इनकम, राइट. बिकॉज अगर मैं आपको मैथमेटिकल रीज़न बोलूँ, टोटल इनकम क्या हुआ, वर्क आउटपुट एग्जांपल ले लो, आवर्स में, राइट. यहाँ पे 10 आवर्स, 20 आवर्स, 30 आवर्स, यही होगा. पीस रेट क्या होगी, पीस रेट, टोटल इनकम क्या होगी, पीस रेट टाइम्स टोटल आवर्स. मैं उसको लिख देती हूँ पीस रेट पर आवर. इसको इस तरीके से लिख देती हूँ मैं आपके लिए, रेट पर आवर टाइम्स टोटल आवर. तो रेट पर आवर, यही मेरी पीस रेट है, ये क्या बनेगी मेरी, देयरफॉर ये मेरी क्या बनी, रेट पर आवर इज इक्वल टू टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल आवर. ये कुछ भी नहीं, मेरे वर्क आउटपुट है. तो ये एक मेरा लीनियर रिलेशनशिप नहीं बन गया इनके बीच में, इनके बीच में. सो इफ़ माई टोटल इनकम वॉज 100, टोटल आवर वॉज 10, रेट मेरी 10 आई. इफ़ माई, इसको मैं ऐसे बोलती हूँ, इनकम वाई से डिपेक्ट करती हूँ, वाई एन आवर 20 हुआ. इनकम लेट से पीस रेट सेम ही रह रहा है 10, तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी 200. तो एक लीनियर लाइन नहीं बन के आएगी ये. तो यही सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है. यहाँ पे आपकी एक लीनियर लाइन बन के आती है पीस रेट की, जो रिलेशनशिप डिपेक्ट करती है आपका बिटवीन द नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म एंड टोटल इनकम. सो ईजी. बस अब क्या करना है हमको, ये फिगर एंड ये फिगर को सुपर इम्पोज कर देना है एक साथ. यहाँ पे देवराज रे यही कहना चाह रहे हैं. नाउ वी सुपर इम्पोज फिगर 13.3 एंड फिगर 13.4. द रिजल्ट इज शोन इन फिगर 13.5. ये रही. अभी ये सब मैं समझाती हूँ क्या है. आई हैव नाउ, ये देखो 4 पीस रेट्स आर शोन. आई हैव कॉल देम V1, V2, V3 एंड V4. ये देखो डिफरेंट, ये मेरा कैपेसिटी कर्व बन के आया. एंड ये डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने को आ सकता है. आई से आई राइट इट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये जनरली मतलब थोड़ा सा क्लमजीली बनता है. ये तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो एक बार प्रैक्टिस करके जाना. मैंने यहाँ पे क्या करा, इनकम लिखी, यहाँ पे मैंने वर्क कैपेसिटी लिखी. देन आई मेक माई कैपेसिटी कर्व. मैं भी आपके लिए बना के दिखा देती हूँ. ओके. सो आपको कैसे करना है, कैपेसिटी कर्व बनाओगे, इस तरीके से आपका शेप आएगा कैपेसिटी कर्व का. नाउ वी मेक 4
पीस रेट। ये देखो पीस रेट V1, V2, V3 एंड V4 एंड आप ऑब्जर्व करोगे ये सब अलग अलग एंगल्स पर है। द एंगल दैट द लीनियर लाइन मेक्स विथ एक्सेस, ये सब लोग अलग अलग लाइन पे, एक 45 डिग्री है, एक 45 डिग्री से कम है, एक 45 डिग्री से ज़्यादा है। कोई स्टीप है, या मैं ऐसे बोलूँ कोई स्टीप है या फिर कोई फ्लैट है। ये मतलब ये फ्लैटर हुआ, ये हमारा स्टीपर हुआ। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, आपने पीस रेट्स बनाए, इस तरीके से आपको पीस रेट बनाने होंगे। तो ये आप प्रैक्टिस करके जाना। अब व्हाट वी हैव टू डू, आई हैव कॉल्ड देम V1, V3 एंड V4. V1 means something like you get paid V1 pa for every bushel you harvest. ये पा कुछ भी नहीं, इसको मान लो रुपीज़ है। दिस इज़ योर पीस रेट। तो पर बुशल हार्वेस्टेड कितना पैसा मिलेगा पर टर्म्स में, मतलब कि रेट टर्म्स में कितना मिलेगा, वही यहाँ पे V1 आपको बोलना चाह रहा है। इमीडिएटली यू कैन सी V1 इज़ लार्जर देन V2, V1 is larger than V2, which in turn exceeds V3, which in turn is larger than V4. तो ये आप अपनी बुक में ही यहाँ पे प्लीज़ नोट डाउन कर लो, राइट। तो V1 is greater than V2 is greater than V3 is greater than V4. तो पीस रेट V1 ज़्यादा है, फिर V2 है, फिर V3 एंड सबसे कम V4 है। नाउ अब हम लोग यहाँ से लेबर सप्लाई कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। यही कर्व एक अलग तरीके से प्रेजेंट, यही वाला इसी कर्व का जो डेटा है हमारा, ये यहाँ पे आपको प्रेजेंट करने को आएगा। ये अभी हम इनकम एंड वर्क कैपेसिटी ले रहे हैं, इस वाले में हम लोग लेबर सप्लाई एंड पीस रेट लेंगे, जहाँ से हम पीस रेट V1, V2, V3 एंड V4 लेकर आए हैं, राइट। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इतना है गैस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैपेसिटी कर्व ऐसा क्यों होता है, इसका डायग्राम, पीस रेट ऐसा क्यों होता है, इसका डायग्राम, इन दोनों को ओवरलैप बनाना। एंड देन हमने अभी अज्यूम करा है, ठीक है, कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पीस रेट अभी हमने अज्यूम करके लिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेबर सप्लाई कर्व बनाएंगे ना। सपोज एक लेबरर आता है, मिहिर आता है, and tries to obtain the highest possible level of income that he possibly can earn, given the constraint imposed by his capacity curve. सिंपल सी बात है, एक इंसान की कैपेसिटी करने की क्षमता है। तो मैं मान लो मैक्सिमम एक इंसान दिन में 15 घंटे काम कर सकता है। ये मिहिर आया, ये 15 घंटे काम कर रहा था। अब अगर इसको अपनी इनकम बढ़ानी है तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसके पास पीस रेट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी पीस रेट बढ़ती जाएगी ना, तो ये इतने ही 15 घंटे के कंस्ट्रेंट पर ही अपनी इनकम बढ़ा लेगा। इसका तो काम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मिहिर का, टू इंक्रीज हिज इनकम। तो यहाँ पे कंस्ट्रेन हमारा कैपेसिटी कर्व है। तो सपोज हम लोग देखते हैं कि गोइंग पीस रेट V1 है, मिहिर विद क्लियरली चूज पॉइंट A, बिकॉज ये कैपेसिटी कर्व एंड पीस रेट का जो इंटरसेक्शन हो रहा है पॉइंट A पे हो रहा है। ये इसका कैपेसिटी कर्व है एंड मिहिर विल बी चूजिंग पॉइंट A. गॉट इट। फिर सो सपोज फर्स्ट ये मार्क कर देती हूँ मैं, पीस रेट V1 है तो पॉइंट A चूज होगा। यील्ड्स द लार्जेस्ट पॉसिबल फीजिबल इनकम फॉर हिम। आप खुद देखना, अभी जब हम करेंगे तो लार्जेस्ट इनकम इसकी इसी पॉइंट पर आएगी। मैं इसको नीचे भी ट्रेस कर देती हूँ, ओके, नीचे भी ट्रेस कर रही हूँ। ये मैं इसको नाम दे देती हूँ V1 के पीस रेट पर, राइट, V1 के पीस रेट पर इसकी इनकम आ रही है। और मे बी आई कैन या V1 के पीस रेट पे इसकी इनकम इतनी आ रही है। विल सी कि क्या ये लार्जेस्ट है कि नहीं। यहाँ पे क्लेम करा गया है कि लार्जेस्ट है, जो होगी।
फिर जैसे ही पीस रेट ड्रॉप हो जाती है V2 के लिए, इसकी मैक्सिमम इनकम फॉल करती है और नाउ स्लाइड टू पॉइंट B। अब आप देखना V2 इज दिस लाइन, आई होप आपको दिख रही है। कैपेसिटी कर्व मिहिर का ये है। सो व्हाट इज द पॉइंट जो अब वो कमाएगा जब पीस रेट गिर के V1 से गिर के V2 पे हो गई, पीस रेट गिर के V1 से V2 पे हो गई, वो क्या कमाएगा? पॉइंट B। एंड इफ आई ट्रेस इट बैक डाउन, दिस इज द पॉइंट B। आप देख रहे हो टोटल इनकम गिर गई। क्लियरली वी आर एबल टू सी दैट। मैं आपको और अच्छे से मार्क कर देती हूँ डायग्राम पे, सो दैट यू हैव कमांड। मैं इतना ज़्यादा अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ आपको बिकॉज आई डोंट हैव द नोट्स एंड इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आपका 2 दिन में एग्ज़ाम है। दैट्स व्हेन आई होप यू आर लाइकिंग द लेक्चर। कोई पेंसिल ही नहीं कोई स्केल, दिस इज द स्केल। ओके, I redo this as well. V1 V2 जैसे ही पीस रेट गिरा टोटल इनकम भी गिर गई। कैपेसिटी कर्व का कंस्ट्रेंट था, क्योंकि वही चीज़ अब सेम मैं और एक्सप्लेन नहीं कर रही, वही चीज़ V3 के साथ आप देखना, इस पॉइंट C पे आ रहा है एंड V4 और गिरा तो बहुत ही ज़्यादा इसकी इनकम गिर गई। तो पीस रेट जस्ट टेंजेंट टू द कैपेसिटी कर्व एट इट्स हम पे, इस वाले एरिया में टेंजेंशनल आ रही, एंड देन यहाँ पर तो ये यहाँ पे लास्ट V4 के यहाँ पे पीस रेट ड्रॉप्स अ लिटिल मोर, like from point C to D. This jump occurs precisely because the capacity curve is shaped the way it is shaped. तो ये इतना ज़्यादा जंप इसलिए आ रहा है बिकॉज मान लो ये चीज़ अच्छी है, एक्सप्लेन करने लायक है। आप देखना कि हमारा आप देखोगे जिस हिसाब से हम लोगों का जैसे V1 से V2 हुआ तो इतनी इनकम गिरी, V2 से V3 अगर मेरा पीस रेट गिरा तो इतनी इनकम गिरी, V3 से जैसे ही V4 हो गया मेरी इतनी ज़्यादा इनकम गिर गई। और इसका सोल रीज़न शेप ऑफ द कैपेसिटी कर्व है जो हम समझ के आए, राइट। अगर ये शेप ऑफ द कैपेसिटी कर्व मान लो ऐसी ना होकर, थोड़ी ऐसी ना होकर, मान लो इस तरीके से होती, कोई और डायग्राम होता है, इस तरीके से होती, मे बी समथिंग एल्स शेप ऑफ द कैपेसिटी कर्व, लेट्स सपोज मे बी इस तरीके से शेप होती कैपेसिटी कर्व की, एक कॉन्वेक्स शेप होती, कॉनकेव शेप होती इस तरीके से, तो भी इतना नहीं गिरावट आती। बट बिकॉज ये इतनी शेप ही इस तरीके से है, गिरावट ज़्यादा आ रही है, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आई होप ये वाला डायग्राम भी अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का था ही नहीं। यू हैव टू सुपर इम्पोज दिस डायग्राम एंड हमने 4 डिफरेंट पीस रेट्स पे देखा, पीस रेट्स पर देखा कि टोटल इनकम क्या आती है। बिकॉज कैपेसिटी कर्व इस तरीके से शेप्ड है, एक और बार V3 से जैसे ही पीस रेट हमने गिराई V4 पे, टोटल इनकम इतनी ज़्यादा गिर गई, बल्कि फर्स्ट 2 इंस्टेंसेस में बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं आया था। तो दिस जंप, मैं इसको अलग हाइलाइटर से मार्क कर देती हूँ। This jump occurs precisely because capacity curve is shaped the way it is shaped, with low levels of nutrition permitting only very low levels of work and moderate to high levels creating a rapid increase in work capacity. अगर आपको याद होगा हम यही चीज़ बोल रहे थे
कि जिस तरीके से इनकम डिटरमाइन करती है वर्क कैपेसिटी, वैसे ही तो भैया वर्क कैपेसिटी डिटरमाइन करेगी इनकम। तो यहीं पे वही लाइन आती है कि बिकॉज देखो वर्क कैपेसिटी, न्यूट्रिशन लेवल लो है, वर्क कैपेसिटी कम है, इसके कारण से पैसे भी कम मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे आई थिंक वी कैन रीड इट वंस, क्या लिखा है, वी कैन यूज़ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन टू जनरेट अ सप्लाई कर्व। अब ये इतना जितना ऊपर ग्रंथ पड़ा है, यहाँ पे हम लोग को सप्लाई कर्व क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ओके आपको पता है कि किस किस कितने कितने वेज रेट पर कितनी कितनी वर्क सप्लाई हो रहा है, कितनी वर्क कैपेसिटी है। वर्क कैपेसिटी तो लेबर सप्लाई होगी, सिंपल सी बात है ना। मान लो V1 पे एक बंदा 100 घंटे काम कर सकते, मतलब वर्कर 100 घंटे काम कर सकते हैं, राइट। तो वही तो मेरी लेबर सप्लाई होगी। तो यहाँ पे अब हम लोग यही चीज़ सीखेंगे। सो नथिंग न्यू। सो we use all this information to generate a supply curve of labor which tells us different levels of labor power supplied at different piece rate. All we have to do is to put our information on appropriate graph. मतलब कि जो हमने अभी इंफॉर्मेशन सीखी है ना, इसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, सो दैट वी रीच आर लेबर सप्लाई कर्व। आई टेंड टू रिपीट अगेन एंड अगेन, ताकि आप लोग जो ऊपर से पढ़ के आ रहे हो, यू आर एबल टू कनेक्ट इट अगेन एंड अगेन। तो सबसे पहले हमने कैपेसिटी कर्व देखा, फिर हमने पीस रेट देखा, फिर हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, एंड इनकी मदद से अब हम लेबर सप्लाई की ओर चलेंगे, राइट। आई मेक दीज डायग्राम्स, मैं इस तरीके से छोटे छोटे, ताकि आपके दिमाग में वो फ्लो बैठ जाए। नाउ all we have to put our information after multiplying his labor supply at each piece rate by number of laborers like him in the economy. Figure 13.6 shows transition from individual labor supply curve to aggregate labor supply curve. ये देखो, ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व था मिहिर का, हमने बनाया था, अभी लिखा ना मिहिर का बनाया था कि भैया इतने इतने पीस रेट पे इस हिसाब से काम कर रहा है। अब पूरे मार्केट में क्या हो गया, एग्रीगेट लेवल पे सोचना है। ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, एंड यहाँ पे अब हम लोग एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाएंगे। ये भी कर्व आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो व्हाट डू वी वांट टू नो। सो लेफ्ट हैंड पैनल में 13.6 में मिहिर का लेबर सप्लाई है, मतलब इंडिविजुअल। द गैप इन द लेबर एट द पीस रेट कैप्चर्स आवर प्रीवियस डिस्कशन। देखो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे हम पीस रेट रखते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग लेबर सप्लाई रखते हैं। सबसे पहले हम याद रखना V1, V2, V3 एंड V4, यही हमने यहाँ पे प्लॉट करें। y एक्सेस पे we have plotted V1, V2, V3 and V4 in that order itself. V1 पे हम लोग ये ग्राफ से देखकर, ये A पॉइंट से देखकर we put out the amount कि वो कितना लेबर सप्लाई करेगा। जैसे ही देखो, जैसे ही वेज रेट कम हुई, इसकी वर्क कैपेसिटी भी कम हो गई। आपको यहाँ पे थोड़ा दिख रहा होगा, आई होप। V2 एंड V3 के बीच में ज़्यादा दिखेगा। सो V2 पे इस लेवल पे वर्क कैपेसिटी थी, जैसे ही V2 से V3 हुआ, इसकी वर्क कैपेसिटी इतनी हो गई, और जैसे ही V3 से V4 हुआ, इसकी वर्क कैपेसिटी इतनी हो गई। यू कैन सी द ड्रॉप, आपको इंट्यूटिवली समझ में आ रहा होगा। सो V1 पे इतना काम करना था इसको, V2 पे थोड़ा सा ड्रॉप आपको दिखेगा। ये इतना ये एग्जैक्ट वही अमाउंट है जो यहाँ पे y एक्सेस पे आ रहा था, यहाँ पे जो हम x एक्सेस पे ला रहे हैं। एग्ज़ाम में पॉइंट्स तो बनाने आएंगे नहीं आपको, ये बस डायग्राम याद रखना है इस तरीके से, पर मैं आपको समझा रही हूँ कॉन्सेप्चुअली। सो यहाँ पे इस तरीके से गिरा। V2 से V3 में हमने देखा कि ज़्यादा गिरा, वर्क कैपेसिटी ज़्यादा गिरी, एंड यहाँ से तो यू हैव टू लीव दैट अमाउंट बिकॉज V4 पे तो भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट गिरा। यहाँ पे आके ये अमाउंट इस तरीके से फ्लैटन हो जाता है V3 पे, बिकॉज ये टेंजेंशनल है। इसके बाद से यू कैन इसको इस तरीके से आप इसको आप डार्क भी मत करो,
यहाँ से लाके यू कैन शो इट लाइक दिस। इस तरीके से वी हैव शोन कि एट डिफरेंट पीस रेट कितना कितना लोग काम करेंगे। यहाँ से भी मैंने आपको रीड करना सिखा दिया। सो एंड यहाँ पे एग्रीगेट कर देते हैं पूरी इकॉनमी के लिए। कर्व तो सेम ही बनेगा। यहाँ पे जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू मेक डॉटेड लाइन एंड यहाँ पे द कर्व इज लाइक दिस दैट विथ ड्रॉप इन वेज पीस रेट आपका वर्क कैपेसिटी भी ड्रॉप कर रहा है। एंड सिग्निफिकेंटली एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब पीस रेट बहुत गिरेगा, हल्का सा गिरने पर भी वर्क कैपेसिटी एक्सट्रीमली गिर जाएगी बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी कर्व कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे देखो ये जो ये डिसकंटिन्यूटी शो करती है। दिस पार्ट शोज डिसकंटिन्यूअस जंप। अच्छा, जंप मैं बोल रही हूँ, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना शुरू करो, V4 V3 हम लोग अभी इस पर्सपेक्टिव से कर रहे थे। V1 से गिराया मैंने, V2 फिर V3 गिराया एंड V4। आप इस डायरेक्शन में भी पढ़ना शुरू कर सकते हो। V4 से बढ़ाया, फिर V3 से V2 में बढ़ाया एंड V1। सो पर्सपेक्टिव सेम है। यहाँ पे इन लोगों ने सेकंड पर्सपेक्टिव से बात कही है। मैं आपको ये बोल दूँगी डिसकंटिन्यूअस फॉल लिख देती हूँ। अगर मैं आप इस पर्सपेक्टिव से अगर आप पढ़ना चाहो कि ये वाला पार्ट डिसकंटिन्यूअस फॉल, या अगर आप इस पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो आप यू विल से इट फॉल। एंड अगर आप V4 V3 V2 V1 के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो यू कैन से इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस जंप। सो बहुत ही कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट वी हैव टू बी कंसेप्चुअली क्लियर। सो यहाँ द गैप इन द लेबर सप्लाई एट पीस रेट V3, ये जो गैप आ रहा है ना V3, कैप्चर्स अ प्रीवियस डिस्कशन दैट आफ्टर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड वेज हिज लेबर सप्लाई मस्ट जंप डिसकंटिन्यूसली। जंप यहाँ पे ये इसीलिए बोला बिकॉज दे आर गोइंग बाय V4 V3 V2 V1 पर्सपेक्टिव। द राइट हैंड पैनल इफेक्टिवली मल्टीप्लाइज द इंडिविजुअल सप्लाई कर। तो ऐसे इकोनॉमी में मीर जैसे बहुत सारे वर्कर होंगे, उनका एग्रीगेट कर दिया इन लोगों ने एंड यहाँ पे एग्रीगेट लेबर सप्लाई कर्व बना दिया है। So the right hand panel effectively multiplies this individual supply curve by number of laborer. Two things happen. First, the horizontal axis gets blown up by the number of laborers. Obvious सी बात है यार, यहाँ पे तो आपके ज़्यादा लेबर हो जाएंगे। यहाँ पे एक से काम कर रहे थे, यहाँ पे भाई लाखों लैक्स करोड़ लेबरर आ जाएंगे। सो यहाँ पे आपके लार्ज नंबर्स आ गए। And second, I filled up the gap with dots, meaning these dots will become clear presently. अभी समझ में आएगा why ये डॉट में प्रेजेंट किया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। लेट्स मूव नाउ। ये वाला डायग्राम भी अब आपको, ये वाला हमारा स्केड्यूल ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। सो वी हैव लर्न 4 ग्राफ्स। फर्स्ट ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ एंड थर्ड ग्राफ की हेल्प से वी हैव मेड द लेबर सप्लाई ग्राफ, जो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। टू कंप्लीट आवर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लेबर मार्केट वी नीड टू इंट्रोड्यूस डिमांड कर्व फॉर द लेबर। भाई ये सप्लाई कर्व बना ली, एक बार डिमांड कर्व भी आ जाए, सिंपल सी नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, लेबर सप्लाई करवा जाता है, डिमांड करवा जाएगा, नेक्स्ट हम इक्विलिब्रियम ढूंढेंगे। दिस इज परफेक्टली स्टैंडर्ड डिमांड। दिस इन जनरल इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग टू कैप्चर। यहाँ पे ये देखो, दिस इज द डिमांड कर्व दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। प्लीज़ मार्क दिस लाइन, एग्जाम में यू कैन कोट, बिकॉज अगर आगे की मॉडल बनाओ लेबर सप्लाई डिमांड का तो यू शुड कोट दैट डाउनवर्ड स्लोपिंग है टू कैप्चर द फैक्ट, बिकॉज यहाँ पे मेरा डिमांड है एंड यहाँ पे मेरा पीस रेट है। एक सिंपल सी बात बताओ, जैसे जैसे पीस रेट कम होगी, सस्ता दाम मिलेगा, डिमांड बढ़ेगी ना। यही लॉजिक है डाउनवर्ड स्लोपिंग का और कुछ भी नहीं है। सो इफ़ लेबर इज़ चीपर,
एम्प्लॉयर्स विल डिमांड अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ इट, एक बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स है। सो अब ये वाला जो पार्ट है, बोथ ऑफ द पार्ट में हम एग्रीगेट लेबर डिमांड की बात करें। अब हमारा इंडिविजुअल से काम खत्म हो गया, हम लोगों को इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व तब तक ही बनाना था सो दैट वी कैन मेक आर एग्रीगेट लेबर सप्लाई कर्व। अब ये दोनों के दोनों आपके एग्रीगेट लेबर सप्लाई एंड डिमांड कर्व है। लेट मी शो कि हाँ माइक्रोफोन तो ऑन ही है एंड वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। सो आई कंक्लूड दिस पार्ट एंड देन हम लोग ये वाला नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, बिकॉज 40 मिनट्स की वीडियो हो गई है एंड आई होप यू एंजॉय। तो अब यहाँ पे आपका लेबर सप्लाई एंड डिमांड है। फर्स्ट वाले में देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको समझ में आ गया होगा ना। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड ये इस तरीके से क्यों है, इसका तो इतना लंबा भी डिस्कशन करके आए हैं। पहला केस 1 एंड दिस इज आर केस 2। दिस इज आर केस 2। देखो यहाँ पे जो आपका डिमांड कर्व है वो अपर पार्ट ऑफ द सप्लाई कर्व को कट कर रहा है एंड यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो ये डिसकंटिन्यूअस गैप को कट कर रहा है। गॉट इट। तो ये दो केस इस तरीके से हैं। अब देखो फर्स्ट केस के अंदर में जो लेफ्ट हैंड पैनल में है, डिमांड कर्व जो है कट कर रहा है सप्लाई कर्व को एट अ पॉइंट दैट इज बियॉन्ड द गैप इन द सप्लाई कर्व, मतलब ये दिस पार्ट को कट कर रहा है। दिस केस इज परफेक्टली नॉर्मल। द मार्केट डिटरमाइंस एन इक्विलिब्रियम वेज रेट V स्टार। सिंपल सी बात है, डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करे आपस में, V स्टार वेज रेट तो आएगी। ओके एंड एवरीबडी गेट्स टू सप्लाई हाई लेवल ऑफ वर्क एफर्ट, that is a level of work effort that is somehow on the hump of the capacity curve for each laborer। ये वाला पार्ट मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल सप्लाई कर्व देखो तो ये वाला पार्ट ये वाला रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा कर्व था ना कैपेसिटी कर्व, तो दिस पार्ट रिप्रेजेंट दिस एरिया एंड सब एक ज़्यादा कैपेसिटी सप्लाई कर रहे हैं। द मार्केट क्लियर एंड दिस केस इज ऑब्टेन इफ डिमांड इज लार्ज रिलेटिव टू सप्लाई। यहाँ पे सिंपल सी बात है, डिमांड कर्व आपका ऊपर है सप्लाई कर्व के, तो यहाँ पे डिमांड लार्ज है सप्लाई के, इस तरीके से कट करेगा। द इंटरेस्टिंग केस इज रिप्रेजेंटेड बाय द राइट हैंड पैनल। ये केस 2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो मैं केस 1 की बात होगी जो आपको हमने बता दिया। यहाँ पे आपका केस 2 की बात चल रही है, that is supply is large relative to demand। मैं आपके लिए छोटे से नोट्स भी बना देती हूँ। यहाँ पे आपका डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई एंड यहाँ पे आपका सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। ओके, इस कारण से डिमांड कर्व पास करता है गैप वाली एरिया से। नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम विद डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम पीस रेट इफ द रेट इज एनी लार्जर देन V स्टार। V स्टार से ऊपर हुई रेट तो देखो वी हैव एक्सेस सप्लाई विच ब्रिंग्स द पीस रेट डाउन। ऑन द अदर हैंड फॉर द पीस रेट बिलो दिस क्रिटिकल लाइन एक्सेस डिमांड है, सो द वेजेस आर बिड अप। However, note that a piece rate of exactly V star can be thought of as an equilibrium provided that we admit the idea of unemployability। Because अब देखो ये गैप में कट कर रहा है, हमने बोला था गैप डिसकंटिन्यूअस गैप तो आएगा ही आएगा। अब वो बोलते हैं या तो फिर हम बोलते हैं कि चलो V स्टार थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं,
अगर वी स्टार ऊपर है तो यहाँ पे आपके पास एक्सेस सप्लाई की केस है एंड एक्सेस सप्लाई के कारण वेज रेट पुश होगी। एंड अगर वी स्टार अगर आप एक वेज रेट इसके नीचे अज्यूम करते हो तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड का केस होगा, बिकॉज सप्लाई कर्व इज लेस दैन द डिमांड कर्व, अंडर है। और एक्सेस डिमांड ऑफ लेबर, एक्सेस सप्लाई का मतलब, और यहाँ पे आपका एक्सेस डिमांड हो गया। तो ये दोनों ही मार्केट क्लियरिंग सिचुएशन नहीं है। पर यहाँ पे ऑथर बोलते हैं अगर आप मान लो कि अनएम्प्लॉयबिलिटी भी है इकोनॉमी में, देन दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे आप वी स्टार को भी इक्विलिब्रियम वेज रेट मान लोगे, गिवन वी अज्यूम अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर मॉडल। सो यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट मार्क करा देती हूँ। So however, note that P set is exactly V star can be thought of as an equilibrium provided that we admit the idea of unemployment. Now we can fill in the gap in the aggregate supply curve by having some people work and restricting labor market access to others. This unemployment is involuntary in the sense that unemployed people are strictly worse off than their counterparts who are lucky to find employment. However, the piece rate cannot be bid down and no one can be credibly supply the same amount of labor at a lower rate. ये सब इतना डिटेल में मत जाओ, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई फील दैट मैं मार्क नहीं कर रही थी, आपको रीड करा रही थी, बट अब मैं मार्क कर देती हूँ। ये वाली लाइन है जो केस 2 के लिए, दैट इज़ इनफ फॉर यू टू रिमेंबर। Now, we see then that the vicious cycle is complete in this little model. Lack of labor market opportunity make for low wages, but it is not only that wages determine work capacity. A low capacity to feed backs on the situation by lowering access to labor market. I'll explain this in the next class because the video बहुत लंबी हो गई है. See you then.